करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिन्हें याद नहीं हो वो देख करके बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमल समपायम तिविहेण पणमिऊण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी पवित्र भारत भूमि पर आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है और मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज शील की महिमा बताने वाला है। यहाँ प्रारंभ में ही कहा था कि ज्ञान और शील का विरोध नहीं है और शील के बिना ज्ञान व्यर्थ है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं है जो शील बिना का हो। शील के पहाड़ के शील पहाड़ की 20 गाथाएं अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 21 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। हमने 20वीं गाथा में पढ़ा था कि शील विशुद्ध तप है, शील ही सम्यक दर्शन है, शील ही सम्यक ज्ञान है, शील ही विषयों के लिए शत्रु है और शील ही मोक्ष का सोपान है। आज इस 21वीं गाथा में देखते हैं आचार्य कुंद देव हमें क्या बात कह रहे हैं। इसकी उत्थानिका में लिखा है, आगे कहते हैं कि विषय रूप विष महाप्रबल है। क्या कहने वाले हैं कि विषय रूप विष महाप्रबल है। विषय जो ये 5 इंद्रियों के भोग, 5 इंद्रियों के विषय, ये विष हैं, विष और प्रबल विष हैं, महाप्रबल विष हैं। देखते हैं, मूल गाथा ही पढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद देव। जह विषय लुब्ध विष दो तथावर जंगमाण घोराणम सव्वेसिंपि विनाशदी विषय विषम दारुणम होई। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे, इसी पेज पर नीचे है 21 नंबर का। देखिए, हैं यद्यपि सब प्राणियों के प्राण घातक सभी विष, किंतु इन सब विषों में है महादारुण विषय विष। पद्यानुवाद पढ़ने से आपको काफी कुछ बात समझ में आई गई होगी। फिर भी मूल गाथा से देखते हैं। जह जिस प्रकार विषय लुब्ध विष दो, विषय लुब्ध मतलब जो विषयों का लुब्ध जीव है उसको विष दो, विष देने वाले हैं। फिर से देखिए, जह जह मतलब जिस प्रकार विषय लुब्ध, जिस प्रकार विषय लुब्ध जीव को, विषयों के लोभी जीव को विष दो, विष देने वाले हैं, जहर देने वाले हैं, मारने वाले हैं। किस प्रकार? तह उसी प्रकार थावर जंगमाण घोराणम, थावर जंगमाण, थावर और जंगमों का, स्थावर, थावर मतलब स्थावर एकेंद्रीय जीवों का, और जंगमाण अर्थात जंगम त्रस जीव, 2 इंद्रिय आदि जीवों का घोर जो भयानक विष है वह भी सव्वेसिम्पि विनाशदी, सव्वेसिम अर्थात सभी को, सभी प्राणियों को विनाशदी मारता है, विनाश करता है, नष्ट कर देता है। किंतु विषय विषम दारुणम होई, लेकिन विषय रूपी विष दारुण अर्थात महाभयंकर होई होता है। फिर से देखिए, जह विषय लुब्ध विष दो, जिस प्रकार विषय लुब्ध जीवों को, विषयों के लोभी जीवों को विष दो, विष देने वाले हैं, विष के समान है, मारने वाले हैं।
तह उसी प्रकार स्थावर जंगमान, स्थावर और जंगम जीवों का जो घोर अर्थात भयंकर विषय, वह सव्य सिंपी विनाशदी, सबको भी नष्ट करता है, सबको ही मारता है। किंतु विषय विषम दारुणम होई, विषय रूपी विष दारुण होता है, भयंकर होता है, महाभयंकर होता है। आप में से यदि कोई इसका अर्थ समझ गए हो तो आप रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अर्थ बताने का अवसर देंगे और इसको पढ़ने का भी। देखिए यहाँ पर ये तुलना की है, उन्होंने ये कही है बात कि जैसे विषय लुब्ध जीवों को विषय विषदायी हैं, उसी प्रकार स्थावर और जंगम जीवों का जो जहर है वो सब जीवों को मारता है। जैसे विषय मारते वैसे जहर भी मारता है। तो दोनों मारते तो दोनों बराबर हुए ना? फिर तो कहते नहीं नहीं, दोनों बराबर नहीं हुए। विषय रूपी विष महाभयंकर है, अर्थात जिस विष को हम मारक समझते हैं और जिससे डरते हैं, जहर से दूर रहते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, आचार्य कुंद देव इस मूल गाथा में कह रहे हैं कि भैया तुम जहर से तो डरते हो लेकिन इन विषयों से नहीं डरते हो, जबकि तुम्हें मालूम नहीं है कि वो जो विष है उससे भी भयंकर ये विषय रूपी विष है। अब ये भयंकर क्यों है उसकी बात तो अपन बाद में पढ़ेंगे। हो सका तो आज अंत में अपन थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे। लेकिन एक बार इसका अर्थ और इसका भाव आप और हम सबको समझ में आए, इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं गाथा पाठ करने के लिए और अर्थ बताने के लिए। यदि कोई आप में से बताना चाहे या केवल गाथा पाठ करना चाहे तो भी रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, देखते हैं कौन का रेज हैंड हुआ है। गाथा पाठ करने के लिए शशि जी आपको अनम्यूट किया है, आप करें। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गाथा नहीं आई है। अच्छा, अर्थ बताएं। नहीं, अभी इसमें गाथा नहीं। अच्छा एक मिनट। अच्छा, गाथा दिख नहीं रही आपको? हाँ अब दिख रही है पंडित जी, दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। जय 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 है विश्व लुब्ध विश्व दो ता थावर जंगमाणम घोराणम सवे सिंपी विनाशदी विषय विश्व दारुणम होई। ये विष की तरह है, जहां माने जैसे विषय सेवन रूपी ये विषयों से लुब्ध है, विषयों से लुब्ध जीवों को विष को विष देने वाली है, जहर देने वाली है। वैसे ही घोर तीव्र स्थावर, थावर माने स्थावर जंगम सब जीवों को का विनाश करते हैं। तथापि इन सब विषयों में विष का तीव्र ही होता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया कि जिस प्रकार विषयों के लोभी जीवों को विष देने वाले हैं, मारने वाले हैं, उसी प्रकार स्थावर और जंगम जीवों का विष सबको मारने वाला है, किंतु विषय रूपी विष महाभयंकर है। हाँ जी। अब इसका हिंदी अर्थ यहाँ से यदि आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो हिंदी अर्थ भी पढ़ने के लिए आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, इसका हिंदी अर्थ यहाँ से पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। जैसे विषय सेवन रूपी विष विषय लुब्ध जीवों को विष देने वाला है, वैसे ही घोर तीव्र स्थावर जंगम सब ही विष प्राणियों का विनाश करते हैं। तथापि इन सब विषयों में विषयों का विष उत्कृष्ट है, तीव्र है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसको पढ़ा कि जैसे विषय सेवन रूपी विष
विषय लुब्ध जीवों को विष देने वाला है। विष देने वाला अर्थात मारने वाला है। वैसे ही घोर तीव्र स्थावर जंगम सब ही विष प्राणियों का विनाश करते हैं, तथापि इन सब विषयों में विषयों का विष उत्कृष्ट है, तीव्र है। यहाँ इस गाथा में उन्होंने ये जो जगत में विष, जहर, पॉइजन होता है ना, वो दो तरह से प्राप्त होता है। एक तो स्थावर जीवों का और एक जंगम जीवों का। स्थावर मतलब एकेंद्रीय जीवों का और जंगम अर्थात दो इंद्रिय आदि त्रस जीवों का। तो एकेंद्रीय आदि जीवों का कौन सा विष होता है, दो इंद्रिय आदि जीवों का क्या विष होता है, इसके बारे में यहाँ भावार्थ में थोड़ा सा जयचंद जी छाबड़ा साहब ने खुलासा किया है। देखिए, उसको पढ़ते हैं, पहले भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ यदि आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं भावार्थ पढ़ने के लिए। हाँ जी। भावार्थ पढ़ने के लिए इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप पढ़ें। पंडित जी साहब गाथा पढ़ के भी देखनी थी, वो जरा गड़बड़ कने। हाँ जी, गाथा भी पढ़े जी, पढ़ दें गाथा। हाँ जी, हाँ जी। जह विषय लुब्ध विष दो तह थावर जंगमाण घोराणम सव्वे सिंपि विनाशदि विषय विषम दारुणम होई। इसमें ये बताया है कि जैसे विषय लुब्ध माने विषय लुब्ध जीवों को विष दो तह, ये विष देने वाला है। विषय लुब्ध जीवों को विषय सेवन रूपी विष देने वाला है। थावर जंगमाण घोराणम, उसी प्रकार स्थावर और त्रस जीवों का विष भी सव्वे सिंपि विनाशदि, सभी जीवों का विनाश करने वाला है। विषय विषम दारुणम हुई, लेकिन इससे भी अधिक दारुण विषयों में सबसे दारुण विषय सेवन का विष है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, इस गाथा के अर्थ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत अपने को इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि सामान्यतया विषयों की तुलना विष से की जाती है जगत में, सामान्य विष से। तो वहां पर पहले उस विष की बात करते हैं, सामान्य विष की, और फिर विषय विष की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पहले विषय विष की बात की है और फिर जगत के जो सामान्य विषय उसकी बात की है, और वो कहकर फिर अंत में निष्कर्ष ये कहा कि भाई दोनों मारते हैं, लेकिन दोनों मारने पर भी ये विषय रूपी विष ज्यादा भयंकर है। अब ये प्रश्न अपने चित्त में रहेगा कि जब दोनों ही मारते हैं, जिलाता कोई नहीं है, मरते दोनों से ही है, तो जब दोनों से ही मरते हैं तो फिर एक को विषय विष को दारुण महाभयंकर क्यों कह रहे हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं वो बात वैसे अगली गाथा में स्वयं आचार्य कुंद देव कहने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको सुरक्षित रखा है आगे के लिए। और यदि आपकी ज्यादा ही जिज्ञासा होगी तो अंत में मैं संक्षेप में थोड़ा बता भी दूंगा, अन्यथा फिर अगली गाथा में अपन उसका कारण पढ़ेंगे। हाँ जी, भावार्थ पढ़ रहे थे, अब अपन भावार्थ कोई पढ़ना चाह रहे हैं आप में से? हाँ जी, भावार्थ पढ़ने के लिए। हाँ, जैसे हस्ती, मीन, भ्रमर, पतंग आदि जीव विषयों में लुब्ध होकर विषयों के बस हो नष्ट होते हैं, वैसे ही स्थावर का विष मोहरा, सोमल आदि और जंगम का विष सर्प, घोहरा आदि का विष, इन विषयों से भी प्राणी मारे जाते हैं, परंतु सब विषयों में विषयों का विष अति ही तीव्र है। हाँ जी, देखिए इसके अंदर अपन ने क्या, हाँ जी बहुत अच्छा आपने पढ़ा।
देखिए क्या कह रहे हैं भावार्थ के अंदर, जैसे हस्ती, मीन, भ्रमर, पतंग आदि जीव विषयों में लुब्ध होकर विषयों के वश हो नष्ट होते हैं। ये जो 5 इंद्रियों के विषयों में एक एक इंद्री के विषय में मग्न होकर मरण को प्राप्त होने वाले, प्राण गंवाने वाले जीवों के नाम है ये। जैसे हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, एलिफेंट, वो एक इंद्री, पहली इंद्री जो है ना स्पर्शन इंद्री, उसके विषय के खातिर बंधन में पड़ जाता है, शिकारी के चंगुल में फंस जाता है। और मीन, मीन मतलब मछली, जो फिश, वो दूसरी इंद्री। रसना इंद्री, रस वो जो आटे की गोली, उसे खाने के लालच में धीवर के कांटे में फंस करके मरण को प्राप्त होती है। और भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, जो फूलों की खुशबू, तीसरी इंद्री है ना घ्राण इंद्री, वो खुशबू के चक्कर में वह उस कमल के अंदर बंद हो जाता है और हाथी आदि जीवों के द्वारा खा लिया जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। पतंगा जो 4 इंद्री जीव है, वो चौथी इंद्री चक्षु इंद्री, रूप, रूप को देखने के लिए वो दीपक का जो रूप है, लौ है, वो उसे बहुत लुभाती है, उसे देखने के लिए उसके नजदीक जाता है और आखिरकार उसी लौ में जलकर मर जाता है, अथवा उस घी में, तेल में, दीपक में गिर करके मर जाता है, अथवा वहां दीपक के पास उन पतंगों को देखकर छिपकली आदि जीव आकर के उसको खा जाते हैं, अथवा अन्य चिड़िया आदि जीव भी आकर के वहां से उन पतंगों को खा जाते हैं, अथवा वहां पर चींटी आदि, मकोड़े आदि आकर भी उन पतंगों को घसीट ले जाते हैं। और मुख्य रूप से वह उस रूप के लोभ में वहां जल करके भी प्राण गंवाता है। आदि, आदि कहकर के ये 4 इंद्रियों के जीव तो बताए, 5वीं इंद्री जो कर्ण इंद्री, के विषय के जो मधुर धुन है उसे सुनने के लालच में हिरण शिकारी के बाण में बिंध करके मरण को प्राप्त होता है। ये चर्चा अपन पहले कई बार कर चुके हैं। तो उनका ही यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे हस्ती, मीन, भ्रमर, पतंग आदि जीव विषयों में लुब्ध होकर, 5 इंद्री के विषयों के लालच में पड़कर विषयों के वश हो नष्ट होते हैं, 5 इंद्री के विषयों के वशीभूत होकर के मरण को प्राप्त होते हैं। वैसे ही देखो सामान्यतया हर जगह पहले आपको मिलेगा विष से मरते हैं और फिर सिद्धांत बता करके कहेंगे कि भाई ये विषय विष से मरते हैं, लेकिन यह विषय विष को पहले उदाहरण में रखा है कि जैसे हस्ती, मीन, भ्रमर, पतंग आदि जीव विषयों में लुप्त होकर विषयों में के वश हो नष्ट होते हैं, वैसे ही स्थावर का विष, मोहरा, सोमल आदिक और जंगम का विष, सर्प, गोहरा आदि का विष, इन विषयों से भी प्राणी मारे जाते हैं। किससे मारे जाते हैं? एक तरफ तो विषय विष से मारे जाते हैं, दूसरी तरफ कह रहे स्थावर के विष से मारे जाते हैं और जंगम के विष से मारे जाते हैं। तो सबसे ही मारे जाते हैं, तो सभी विष एक जैसा हो गया? तो कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। भले मारे सबसे जा रहे हो, लेकिन सब एक जैसा विष नहीं है, परंतु सब विषयों में विषयों का विष अति ही तीव्र है। विषयों का विष है वो महाभयंकर है। अब विषयों का विष महाभयंकर क्यों है, उसके लिए अपने को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो बात भी आचार्य कुंकुन देव के मूल शब्दों में ही अपन सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्थावर का विष, मोहरा और सोमल। अब ये मोहरा और सोमल क्या चीज है? तो ये सामान्यतया इन दोनों शब्दों का अर्थ अपने को नहीं मिलता है। मैंने भी कई जगह खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। फिर आखिरकार हमने हमारे भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी से पूछा
तो उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत श्रम करके इन दोनों शब्दों का अर्थ खोज करके हमको दिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। जो हिंदी का विश्वकोश है वर्ल्ड लेवल का, उसके अंदर इनके दूसरे नाम मिले। सोमल को संखिया कहते हैं, सोमल का दूसरा नाम है संखिया, और मोहरा इसका दूसरा नाम है सिंगिया। अब ये सोमल क्या चीज है और मोहरा क्या चीज है? सोमल का जो दूसरा नाम संखिया और मोहरा का दूसरा नाम जो सिंगिया, ये दोनों क्या चीज है? तो देखो, एक ये सिंगिया का आपकी स्क्रीन पर एक दोनों एक देखिए, पहले सिंगिया वाला देखिए। ये सिंगिया क्या चीज है? सिंगिया मतलब मोहरा। तो मोहरा क्या चीज है? तो कह रहे एक प्रसिद्ध स्थावर विषय है ये। इसका थोड़ा ऊपर नीचे करना, इसका पौधा अदरक या हल्दी सा होता है, अदरक या हल्दी जैसा पौधा होता है इसका, और सिक्किम की और नदियों के किनारों की कीचड़ वाली जमीन में उगता है। इसकी जड़ ही विष होती है, जो सूखने पर सींग के आकार की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसका नाम सिंगिया है। लोगों का विश्वास है कि यह विष यदि गाय के सींग में बांध दिया जाए तो उसका दूध रक्त के समान लाल हो जाए। देखो सिंगिया क्या चीज हुई, मोहरा, मोहरा है ना मोहरा, ये मोहरा क्या चीज है? तो ये मोहरा एक प्रकार की वनस्पति है, यूं समझ लीजिए आप, एक प्रकार की वनस्पति है। ये एकेंद्रीय जीव है, स्थावर है, वनस्पति कायिक है। वनस्पति क्या है? तो ये अदरक या हल्दी जैसा होता है इसका पौधा, और ये सिक्किम की ओर नदियों के किनारे जो कीचड़ वाली जमीन होती है, गीली जमीन, उसमें ये उगता है। और इसकी जो जड़ होती है वो जहरीली होती है, बहुत जहर होता है वो, और सूखने पर वो सींग होता है ना, सींग जैसे गाय भैंस के सींग ऐसा दिखाई पड़ता है। और उसे यदि गाय के सींग में उसको बांध दिया जाए, इस सिंगिया को, इस मोहरा को, तो इतना जहरीला होता है कि वो सींग में बांधा, उसके स्पर्श मात्र से गाय के अंदर जो दूध है वो एकदम लाल पड़ जाता है, इतना जहरीला होता है। ये बात यहाँ मोहरा की अपन ने समझी। अब सोमल क्या चीज है वो भी देखिए। सोमल का दूसरा नाम हमने समझा कि संखिया। अब ये संखिया क्या है? वो तो वनस्पति थी सिंगिया तो, और ये है पृथ्वी कायिक है। ये पृथ्वी कायिक मतलब पत्थर है ये। अब ये पत्थर क्या है, कैसा पत्थर है? जो बहुत जहरीला है, एकेंद्रीय का विषय है। तो कहते एक प्रकार का बहुत जहरीला प्रसिद्ध उपधातु या पत्थर, यह कुमायूं, चित्राल, स्वात, काशगर, उत्तरी बर्मा और चीन आदि में पाया जाता है। प्रायः इसका रंग सफेद या मटमैला होता है और यह चिकना तथा चमकीला होता है। जिस समय यह खान से निकलता है उस समय बहुत कड़क होता है और बहुत कठिनता से गलता है। पाश्चात्य वैज्ञानिक हड़ताल और मेंसिल को भी इसी के अंतर्गत मानते हैं। मेंसिल पटाट आता है ना, भारतवासी प्रायः यही समझते हैं कि इस पत्थर पर बहुत जहरीले बिच्छू के डंक मारने से संखिया बनता है। अब बात समझ में आई आपको? ये सोमल क्या चीज है? तो ये सोमल का दूसरा नाम है संखिया। और संखिया क्या है? एक पत्थर है, यूं समझ लो आप। पत्थर पृथ्वी कायिक है। ये खान से निकलता है तब ये बहुत कठोर होता है और ये अपने आप में बहुत जहरीला होता है पत्थर। हालांकि भारतवासी इस बात को समझ नहीं पाते और वो ये सोचते हैं कि कोई बहुत जहरीले बिच्छुओं ने इस पर डंक मारा होगा इस पत्थर पे, इसलिए पत्थर जहरीला हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये पत्थर तो ओरिजिनली अपने आप में जहरीला है। और ये प्राय करके जिन इलाकों में पाया जाता है उन इलाकों के नाम कुछ यहाँ दिए: कुमायूं, चित्राल, स्वात, काशगर,
उत्तरी बर्मा और चीन आदि में ये पाया जाता है। तो अपन ने देखा कि ये मोहरा और सोमल आदि जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भावार्थ में ये शब्द लिखे स्थावर के विष के बारे में। अब ये मोहरा और सोमल क्या होता है, ये आजकल आप और हम लोगों से ये बात अपरिचित सी हो गई। सामान्यतया इन दोनों का अर्थ कोई नहीं बता पाता है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत मुश्किल से भाई साहब ने इसको खोज करके अपने को दिया। तो अपन उनका भी आभार मानते हैं कि यहाँ सोमल जो संखिया और मोहरा अर्थात जो सिंगिया, इन दोनों का स्वरूप क्या है वो अपने को समझ में आया। और जंगम का विष, जंगम अर्थात त्रस जीवों का, त्रस जीवों में क्या है, ये सर्प का जहर, सांप का तो सबको ही पता ही है, उसमें क्या बात है। और गोहरा, एक गोहरा होता है, उसका भी जहर सांप से भी ज्यादा भयंकर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये त्रस जीवों का जहर हो, एकेंद्रीय जीवों का। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब पत्थर कैसे जहरीला होगा, वो वनस्पति कैसे जहरीली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकृति के अंदर नाना प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं और नाना प्रकार के स्वभाव होते हैं। ये पुद्गल में भी नाना प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, उसमें क्या है। वो जो लक्ष्मण की पत्नी, वो उनके स्नान के जल से रोग दूर हो जाते थे, औषधि बन जाती थी वो। तो नाना प्रकार के ये पुद्गल में भी नाना प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं। तो जहरीली वनस्पति, जहरीले पत्थर आदि भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये दो नाम कुछ लिए और आदिक लिखा है। आदि, आदि मतलब अभी तो बहुत चीजें ऐसी जहरीली जगत में पाई जाती हैं। अरे लौकी भी तो कोई कड़वी होती है ना, कड़वी लौकी होती है, वो भी तो जहरीली होती है। कड़वी लौकी को कोई खा लेवे, उसका रस पी लेवे तो ही मरण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भयंकर विष होता है उसके अंदर। कुछ समय पहले अखबार में एक घटना दिल्ली के प्रोफेसर साहब की भी आई थी कि उन्होंने लौकी का रस पिया और वो कड़वा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा भाई कड़वा तो अच्छा रहता है, करेले का जूस अपन पीते ही है, तो उन्होंने उसे पी लिया और फिर उससे उनकी तबीयत बिगड़ी और वो मरण को प्राप्त हुए। तो आप ये देखिए कि कड़वी लौकी है, वो भी जहर होता है, तो वो भी तो एकेंद्रीय वनस्पति का है ना, वनस्पति का विष है। तो ऐसे ही यहाँ मोहरा जो सिंगिया है उसका भी विष है, उसमें क्या बात है। और ये इसीलिए हमारे आचार्यों ने हमारे यहाँ भक्ष अभक्ष की जो बात की है वो अहिंसक दृष्टि से तो की ही है कि किसमें हिंसा है उसको नहीं खाना, वो अभक्ष है, और जिसमें हिंसा नहीं है वो भक्ष है, वो आप खा सकते हैं। हालांकि खाने का उपदेश जिनागम में कहीं भी नहीं है, त्यागने का उपदेश है। अभक्ष गिनाए हैं, भक्ष नहीं गिनाए, भक्ष तो अपन बोलते अपने हिसाब से। बाकी आगम में कहीं भी भक्ष के नाम नहीं आए कि भक्ष वस्तुएं कौन सी है। अभक्ष के नाम तो आए हैं कि ये 22 अभक्ष है, ये 5 प्रकार का अभक्ष है। ऐसे अभक्ष के तो और अनेक प्रकार से बताए, लेकिन भक्ष क्या है ये नहीं बताया, क्योंकि वास्तव में तो खाने लायक कुछ भी नहीं है। हो सके तो बिना खाए ही रहो, हो सके तो उपवास करो, अब नहीं पार पड़े तो एकासन करो, अभक्ष पदार्थों को मत खाओ। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अभक्ष पदार्थों की जो बात है, भक्ष अभक्ष विवेक की बात है, वहां हिंसा और अहिंसा का दृष्टिकोण तो है ही, साथ में हमारे स्वास्थ्य का दृष्टिकोण भी है। यहाँ जो जिन पदार्थों को अभक्ष बताया है जैनागम में, वे हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने वाले हैं, इसलिए भी उनका निषेध किया है। वो कह रहे हैं देखो एक चलित रस 22 अभक्ष में एक चलित रस है। तो चलित रस क्या है कि जिसका रस चलित हो गया, बदल गया। देखो लौकी कड़वी होती नहीं है और कड़वी है, यद्यपि ये चलित रस नहीं है, चलित रस का दूसरा होता है, इसको भी हम चलित रस में ले सकते हैं कि उसका स्वभाव बदल गया, ये समझ लीजिए आप। तो कड़वी लौकी मतलब जिसका जो स्वभाव है, जो रस है, और वो बदल गया, दूसरा हो गया, तो उससे सावधान हो जाओ।
वो अभक्ष है। उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, मरण होगा, उनका वो घात होगा, वो तो है ही। उससे हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ने वाला है। जैसे हमने कल की रखी हुई सब्जी जो सड़ गई, भूस गई, बदबू आ रही, उसका स्वाद बदल गया, और हमने यदि उसको खा लिया तो क्या होगा कि उसमें जो जीवों की उत्पत्ति हुई है उनका मरण होगा और हिंसा होगी, जो तो अलग, लेकिन उसको खाने से हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आचार्यों ने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भक्ष भक्ष की बात की है, हिंसा अहिंसा की दृष्टि तो है ही। तो चलित रस से आप ये समझ लीजिए कि कड़वा जिसका स्वभाव है, जैसे करेला, वो यदि मीठा हो तो सावधान, मत खाना, कुछ गड़बड़ है। और यदि लौकी जो कड़वी होती नहीं है, लेकिन यदि कड़वी है तो सावधान, उसको मत खाना। मतलब जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसके विपरीत यदि उसका स्वभाव हो गया है, उसका रस बदल गया है, तो वो जहरीली है, वो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है। ये बात यहाँ अपने को समझनी चाहिए, इसीलिए चलित रस का निषेध किया। 5 प्रकार के अभक्षों में उन्होंने अनुपसेव्य, जो किस बात का ध्यान रखा, अनुपसेव्य, अरे लोक में तुम्हारी निंदा होगी भैया, ये मत खाओ। लोग तुम्हारी बुराई करेगा, अभी कब थूक कुछ मूत्र में मल खाओगे तो नाक का मैल खाओगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि बिना तीव्र राग के बदनामी होती है, उसको भी खाओगे तो बदनामी झेल कर खा रहे हो, मतलब तीव्र राग है और वो हिंसा है। और साथ में तुम्हारी देखो आचार्यों ने जो बातें कही है उनका यदि हम पालन करें तो हम हिंसा से भी बचते हैं, अपनी बेइज्जती से भी बचते हैं, अपने बीमार होने से भी बचते हैं। उन्होंने कहा अनिष्ट अनिष्ट भक्ष। अरे अनिष्ट भक्ष क्या है? उनका भैया तुम्हें शुगर है और तुम मिठाई खा रहे हो, यद्यपि मिठाई शोध की बनी हुई है, शुद्ध 8 पैरा घी काम में लिया है, और घर में बनी हुई जो मतलब गुड़ वगैरह गन्ने के रस से बनाई हमने, तो शुद्ध बनाई, एकदम शोध की है, तो भी बोले यदि तुमको शुगर है तो तुम्हारे लिए वो अभक्ष है, अनिष्ट भक्ष, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है। अब जो तबीयत बिगड़ जाए ऐसी चीज खा रहे हो, तो आचार्यों ने हमारे लिए जो मार्गदर्शन किया है वो मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त करने वाला है ही, लेकिन हमारा ये संसार मार्ग भी सरल बनाने वाला है। देखो ये शील पाउड में शील, यहाँ बात तो शील अर्थात स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, वो राग आदि से रहित, उसमें रमने की बात है। लेकिन मोटा मोटी स्थूल रूप से भी बात करें, पिछली गाथा में भी उन्होंने कहा था, और भी पहले भी हमने पढ़ा, जीव दया, दम, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, ये सब शील में, और उनका जितने भी गुण हैं, जितने भी भले काम है, वो सब शील में गर्भित है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते शील का, थोड़ा सा लौकिक दृष्टि से आपको बात समझ में आए, स्थूल रूप से वो बात। एक भिखारी जो होते हैं ना, मतलब मांगने वाली एक लड़की ने एक जो जैसे ये रेड लाइट पे नहीं रुक जाते हैं वहां पर, तो वो कहते हैं आप पेन ले लो, आप पेन खरीद लो, पेन खरीद लो। और उसने कहा पेन खरीद लो बाबूजी आप, तो उनका नहीं चाहिए पेन। तो बोले पेन खरीदोगे नहीं तो हम क्या खाना खाएंगे बताओ, आप पेन खरीदोगे तो हमारे 2 पैसे बचेंगे तो हम खाना खाएंगे। तो वो बाबूजी ने कहा कि तुम्हारे पेन तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम खाना खाओ। ऐसा कह करके 10 उन्होंने क्या किया, अपने जेब में रखे हुए 2 बिस्किट के पैकेट उनको दे दिए। दोनों भाई बहन थे बच्चे, तो दोनों को उन्होंने क्या किया, 2 बिस्किट के पैकेट जेब में से निकाल के दिए। तो वो लड़की बोली कि बाबूजी एक आप ही रखो, मेरे को एक ही दो बस। तो उसने कहा खाओ खाओ तुम दोनों भाई बहन दोनों। तो बोले हम तो एक में से ही दोनों बांट के खा लेंगे, लेकिन यदि आप दोनों मेरे को दे दोगे तो फिर बाबूजी आप क्या खाओगे? आप अपने खाने के लिए लाए हो और आप मेरे को दे रहे हो, तो कोई बात नहीं,
लेकिन एक मेरे को दे दो, हम दोनों भाई बहन इसमें बांट के खा लेंगे, और तुम आप खाओ एक। देखो, आप सोचो, यद्यपि कई लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगे, किसी को लगेगा अरे साहब यहाँ तो सील की आत्मा की गहरी बात है, लेकिन ये दृष्टांत भी हमें कुछ सील की शिक्षा दे रहा है। आजकल स्थिति ये हो गई कि हम आत्मा की बहुत ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं, लेकिन हमारा जीवन बहुत अपवित्र होता जा रहा है। हमारे बाहर का आचरण और हमारे विचार बहुत प्रदूषित होते जा रहे हैं। हमारे अंदर दया भाव, हमारे अंदर अहिंसा का भाव, हमारे अंदर सत्य का, अचौर्य का, हमारे स्वभाव की सरलता और विनम्रता खोती जा रही है। ये सील पाउड ये कहता है भैया, ज्ञान और सील का विरोध नहीं है। यदि आप ज्ञानी हुए हैं तो आपके सील में, आपके स्वभाव में भी कुछ तो नरमाई, कुछ तो विनम्रता, कुछ तो विनय भाव, कुछ तो सरलता आनी चाहिए। तो ये एक दृष्टांत मैंने आपको सुनाया, इससे भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार एक भिक्षा मांगने वाली बालिका के अंदर भी एक स्वभाव की सरलता देखिए कि वो उसके पास कुछ ना होते हुए भी वह भीख लेना पसंद नहीं कर रही। पहली बात तो वो पेन बेचकर अपना काम चलाना चाहती है, लेकिन पेन नहीं बिकता है, और बाबूजी यदि बिस्किट के पैकेट भी देते हैं तो वो ये ध्यान रखती है कि देने वाले के लिए भी कुछ व्यवस्था है कि नहीं, कहीं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी नहीं हो जाती है कि भाई मेरे को तो मिल गया, मुझे क्या मतलब है, बाबूजी की बाबूजी जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग व्यापार में, धंधे में, हर जगह इस बात की सावधानी रखें, तो निश्चित रूप से हम वो जो आत्मिक जो निश्चय परमशील है उसको भी अवश्य अल्पकाल में प्राप्त करेंगे। क्योंकि सदा सुखदास जी ने रत्नकण श्रावकाचार्य में लिखा है कि 50-50 वर्ष हो गए और हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे चित्त में नहीं उतरती है बात। तो उन्होंने कहा ये अन्याय, अनीति, अभक्ष का फल है। हमारा चित्त बहुत कठोर हो गया है, हमारी सहन शक्ति घट गई है, हम किसी की बात को सुनना और समझना पसंद नहीं करते हैं, उसकी अपेक्षा को समझना पसंद नहीं करते हैं। हमने जो एक मान्यता अपने चित्त में बिठा ली, बस उसके अलावा अपर पक्ष को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, जबकि वस्तु अनेक परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त है। तो ये सील की महिमा बताने वाला शील पाहुड़, आज जो हम ये 21वीं गाथा पढ़ रहे हैं, इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन समय परमिशन नहीं दे रहा है, बहुत तेजी से भागा जा रहा है समय। मुझे लगता है शायद 2-4 मिनट ही बच गया है आज। तो पहले आप लोगों को भी हम अवसर देंगे कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को आज की इस गाथा में से कुछ पूछना हो या इसका सार बताना हो, कोई बात अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, कुछ और जो भी आप बताना चाहें वो आप बताएं। फिर समय बचेगा तो हम बताएंगे, नहीं तो अगली गाथा और उससे अगली गाथा भी इसी विषय से जुड़ी हुई है। तो जो बातें हम इस गाथा में अभी यहाँ आपको बताने वाले थे, तो उनको हम कल फिर उसमें बता देंगे। हाँ जी, आप में से कोई कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो पहले आप लोगों को अवसर दे रहे हैं, आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, अर्चिता जी देखें किसी का रेज हैंड हुआ हो तो उनको अनम्यूट करें। हाँ जी, हर्षिता जी आपका ही रेज हैंड हो गया है, तो आप अर्चिता जी आप बताएं। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। आज जो हमने 21 नंबर की गाथा पढ़ी, उसमें हमने समझा कि 2 तरह के विष होते हैं इस संसार में। इस गाथा में ऐसा बताया है कि 2 तरह के विष हैं, एक तो विषय सेवन का विष और एक जो स्थावर और त्रस्त जीवों का जो विष होता है वह। तो उसमें से दोनों ही विष मारते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक विष इन दोनों में विषय सेवन का विष है, क्योंकि हम उसको विष ही नहीं मानते हैं, इसीलिए हम उससे बचने का प्रयास भी नहीं करते हैं और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसी के कारण ये संसार का परिभ्रमण हो रहा है। तो इस गाथा से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें जो विषय सेवन है
उसको कम करना चाहिए, उसमें रस नहीं लेना चाहिए। वो जहर के समान है, हमें हानि देने वाला है, ऐसा मानकर उससे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। हमें मैंने दिखाई क्या हाँ दिखाए नहीं है तो क्या फायदा है? फायदा नहीं हो रही तो क्या करें? आराम तो बहुत मेरे अच्छा पड़ता है, हर्षिता जी आपने बताया, बहुत धन्यवाद आपके लिए। चलो आज मुझे जाना ही नहीं है। देखना हर्षिता जी आप बताना चाह रहे हैं क्या? अच्छी कोई बात कोई बात नहीं बेटा, हम इस पे बोरे पे रखे हैं भाई तकलीफ है। बोले। हाँ जी, हर्षिता जी ने बहुत अच्छा भाव इस गाथा का बताया है, और इससे यही शिक्षा मिलती है कि वास्तव में विष तो दोनों है, स्थावर जीवों से जो प्राप्त होता है और त्रस्त जीवों से, लेकिन ये संखिया या सर्प वगैरह का जहर सर्प भी डस ले तो उससे तो एक बार ही मरण होता है, और क्योंकि शरीर तो मरा हुआ ही है, तो उसका वियोग तो होना ही है, दूसरा शरीर मिलता है जब तक मुक्ति नहीं हुई। तो सर्प के डसने से हमें इतना नुकसान नहीं है, लेकिन यदि हम ये विषय सेवन के विष से नहीं बचते हैं तो हमें बार बार संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए विषय सेवन का विष अधिक घातक है, ये समझ में आया। और पंडित साहब को बहुत अच्छी लगी आपके जो पेन बेचने वाली लड़की की छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी, वास्तव में बहुत अच्छी लगी शिक्षाप्रद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया और आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना और सारी बात बताई। देखिए, बहुत मार्मिक प्रकरण है ये शील पहाड़ का, हमें अपने स्वभाव को पहचानने की प्रेरणा देता है कि अपना जो ज्ञान स्वभाव है रागादि से भिन्न, हम उसे पहचाने और उसमें रमे जमे, अनंत काल के लिए हम सुखी हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हमारे शील में, स्वभाव में विनम्रता, कोमलता आदि गुणों का प्रवेश अवश्य ही होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततो सुखम, लौकिक बात है, लेकिन यहाँ विनम्रता, विनय, विद्या आदि से प्राप्त होती है इत्यादि शील की। जो यहाँ तो स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया कि जितने भी भले काम हैं वो सब शील के अंतर्गत है, ये समझ लेना। तो कुछ और चर्चा बहुत मार्मिक इसमें आगे और करने वाले हैं अपन, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय पूर्ण हो गया और आज अपने पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा से मौजूद हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा जो उनकी चलती है उसके लिए। पंडित जी